हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। गॉस लॉ को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ में भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं, पर एक क्लोज सरफेस के अबाउट। ठीक है, तो गॉस लॉ कहता क्या है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी सरफेस है, ये कैसी सरफेस है, कोई भी सरफेस एस है जिसके अंदर मान लो ये क्यू चार्ज रिसाइड कर रहा है, किसी भी पोजीशन में ये क्यू चार्ज हो सकता है और किसी भी लोकेशन में ये क्यू चार्ज हो सकता है, तो फ्लक्स ऑन दिस सरफेस, क्लोज सरफेस सच दैट क्यू चार्ज इज इनसाइड दिस, वो कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक कंफ्यूजन जरूर होगी आप लोगों को कि जो ये क्यू चार्ज है, क्या सिर्फ इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स आएगा? जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक क्यू है और एक क्यू डैश है, तो दोनों की वजह से फील्ड्स होंगी, दोनों की वजह से इस सरफेस के ऊपर क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स होगा इस सरफेस में वो कितना होगा, जितना चार्ज इसने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, विच इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा ये कौन सा होगा, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और ये फ्लक्स सारे चार्जेस की वजह से होगा जो भी इस सरफेस के सराउंडिंग है। ये क्यू चार्ज भी सरफेस के सराउंडिंग है बट इस सरफेस के अंदर है, ये क्यू डैश चार्ज भी सरफेस के सराउंडिंग है बट इसके बाहर है, पर इस सरफेस में फ्लक्स इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। तो फ्लक्स, इट इज टोटल फ्लक्स ड्यू टू बोथ क्यू एंड क्यू डैश ऑन सरफेस एस। तो बेसिकली दिस इज अवर गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि फॉर अ क्लोज सरफेस द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अवर गॉस लॉ। अगर हम इसको थोड़ा इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो ओपन इंटीग्रेशन होता है ये, पर जब इसको हम ऐसे सर्कल लगाते हैं तो ये क्लोज इंटीग्रेशन बन जाता है। अब क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात याद रखनी है, ये जो फ्लक्स है ये किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है जो भी इस सरफेस के अराउंड है, बट दिस चार्ज इज ऑलवेज दैट चार्ज जो इस सरफेस के अंदर है। ठीक है, अब बेसिकली फ्लक्स में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी है और इस चार्ज की वजह से भी, तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू बोथ चार्जेस, ड्यू टू बोथ चार्जेस क्यू एंड क्यू डैश। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स जो हमारा ये गॉस लॉ है ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए, कैसे वो जानते हैं। गॉस लॉ हमने पढ़ लिया। अब पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी और अच्छे से आए। मान लो आपके पास एक चार्जेस है, Q1 की वैल्यू है -2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम, और वो कैसे रखे गए, ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, Q1 को यहाँ पे रखा गया है और Q2 को भी अंदर ही रखा गया है, और क्वेश्चन क्या है कि फ्लक्स थ्रू एस सरफेस कितना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो एस सरफेस के बाद जो भी फ्लक्स होगा वो हमेशा उतना ही होता है जितना इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल कितने चार्जेस हैं, Q1 प्लस
Q2 upon epsilon naught, which is equals to minus 2 coulomb plus 3 coulomb upon epsilon naught, which is 1 upon epsilon naught. अब सेम सिनेरियो देखो कि मान लो यहाँ पे और भी चार्जेस रख दिए, यहाँ पे Q3 रख दिया, यहाँ पे Q4 रख दिया, यहाँ पे Q5 रख दिया, इनका मैग्नीट्यूड जो भी है हमें नहीं पता। बट अगर मुझे फिर से फ्लक्स निकालना है और यहाँ पे देखो सरफेस के अबाउट Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है, तब भी फ्लक्स वही आएगा अगेन Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा गॉस लॉ है ना, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें इधर वाले तो सारे चार्जेस इनसाइड द सरफेस आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो ये फ्लक्स आ रहा है इधर कौन साइड, LHS साइड, जो इधर फ्लक्स आ रहा है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उन सब की वजह से होगी जो उस गॉसियन सरफेस के पास हमने चार्जेस रख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से निकालोगे E डॉट ds करके, तो यहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंक्लूड करनी पड़ेगी जो इन सब चार्जेस के वजह से होगी, एंड देन आपको उसको ds के फंक्शन में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देन यू आर एबल टू फाइंड द फ्लक्स विच इज phi E। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये यूजफुल कब है। ठीक है, ये यूजफुल कब है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूं आई हैव चार्ज विच इज इक्वल्स टू 2 कूलम एंड फाइंड फ्लक्स एट r इक्वल्स टू 2 मीटर। मुझे 2 कूलम के चार्ज का फ्लक्स निकालना है, कहां पे, r इक्वल्स टू 2 मीटर। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो, अगर आप इस Q इक्वल्स टू 2 कूलम को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर डालते हो तो उस क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये क्लोज्ड सरफेस हम बनाते हैं, बेसिकली ये तो नॉर्मल क्लोज सरफेस है, लेकिन जो हम ये क्लोज सरफेस बनाते हैं इस गॉस लॉ के लिए, वो कौन सी होती है, गॉसियन सरफेस। अब यहां पर हमें अपने दिमाग से एक ऐसी गॉसियन सरफेस, मतलब एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस बनानी होगी जिससे हमारा आंसर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आ जाए। तो आपको ये सोचना होगा कि ऐसी मैं कौन सी क्लोज्ड सरफेस बनाऊं Q इक्वल्स टू 2 कूलम के सराउंडिंग, सच दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना R इक्वल्स टू 2 मीटर मेरे को आसानी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो Q इक्वल्स टू 2 कूलम है ये एक सेंटर पे रखा गया है और R इक्वल्स टू 2 मीटर एक तरीके का रेडियस है, और आपको बनानी है क्लोज सरफेस सच दैट आप गॉस लॉ लगा सको। तो यहां पे हम क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, और कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो यहां पे बनेगा हमारा स्फेरिकल क्लोज सरफेस। अभी आपको पता लगेगा हमने स्फेरिकली क्लोज सरफेस क्यों चूज करा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। अब क्योंकि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, गॉस लॉ, तो ये कैसी बन जाएगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हमें एम नहीं भूलना है। एम क्या था, R इक्वल्स टू 2 मीटर में क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब ध्यान देना, इसको जरा ढंग से Q को यहाँ पे सेंटर में बना देते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, R इक्वल्स टू 2 मीटर। हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। पर ध्यान से देखो, ये Q पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 मीटर है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 मीटर है। ये वाला डिस्टेंस, ये भी 2 मीटर है। मतलब इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के हर एक सरफेस के पॉइंट में जो डिस्टेंस है चार्ज का वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब
इस चार्ज की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो एक तो क्यू में डिपेंड करती है और एक आर में डिपेंड करती है स्क्वायर के। तो क्यू तो सेम है, आर भी सेम है हर एक पॉइंट के लिए, तो आप किसी भी पॉइंट में निकालोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। अभी हम ये जान रहे हैं कि हम गॉस लॉ से कैसे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। हमें ये क्यू चार्ज था, r इक्वल टू 2 मीटर दूरी पर हमें क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। कट। तो ये क्यू चार्ज था, हमें r इक्वल टू 2 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने बनाई एक क्लोज सरफेस जो कैसी थी, गॉसियन सरफेस, जिसको हमने क्या बोला, गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, गॉस लॉ। अगर मैं इस क्लोज सरफेस के अबाउट फ्लक्स निकालूं तो वो कितना होगा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स कितना होगा, E डॉट ds। और इस सर्कुलर या फिर इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है हमारे पास, Q इक्वल्स टू 2 कूलम। तो कितना फ्लक्स आ जाएगा, 2/ε0। और ये फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट में ये फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। और r इक्वल्स टू 2 मीटर भी उनमें से एक पॉइंट है, जो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है इस सरफेस में। इसका मतलब कोई सा भी r इक्वल्स टू 2 मीटर पर मेरे को फ्लक्स कितना आ रहा है, 2/ε0। कट। शिट, फ्लक्स उतना थोड़ी आएगा, एक मिनट, फ्लक्स इतना थोड़ी आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यार कितनी भंगी हूं मैं, क्या हुआ, मेरी सुन रहे हो क्या वीडियो, एक मिनट। हाँ यार, तो गॉस लॉ को समझने के लिए एक क्वेश्चन करा जाए। मान लो आपके पास क्या है, चार्ज इक्वल्स टू 2 कूलम है और आपसे बोला जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू 2 मीटर पर यूजिंग गॉस लॉ। अब ऐसे तो आपको पता है कि कोई पॉइंट चार्ज होता है, उसकी किसी भी r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है विच इज इक्वल्स टू k Q/r²। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग और ऐसे बिल्कुल सही आएगा। लेकिन गॉस लॉ की हेल्प से हमें क्या निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है r इक्वल्स टू 2 मीटर पर। तो इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। तो मान लो ये रहा 2 कूलम का चार्ज, आपको निकालना है r इक्वल्स टू 2 मीटर की दूरी पर यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। ठीक है, फ्लक्स निकालने के लिए चाहिए क्लोज सरफेस। अब ये 2 कूलम का ही तो फ्लक्स निकालना है क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है। इस 2 कूलम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो कैसे आएंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो एक ऐसा सरफेस क्यों ना बनाया जाए जिसमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 कूलम अगर यहाँ पे रखा है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो एक ऐसा क्लोज सरफेस सच दैट वहां पर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट में जो उसका सरफेस है सेम आए। कैसे, अगर मैं इस 2 कूलम को सेंटर में रखूं और एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस बनाऊं। कैसी सरफेस, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। ये कैसी सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। तो ध्यान से देखो,
ये 2 कूलम स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए क्या है, सेम दूरी पर है। और क्योंकि हम गॉस लॉ की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो हमने स्फेरिकल क्लोज सरफेस निकाली है वो क्या होगी, हमारी गॉसियन सरफेस। इसका नाम देते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। और जो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अबाउट जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q by एप्सिलॉन नॉट, तो वो सरफेस भी क्या होती है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जो हमारी ये क्लोज सरफेस है इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। अब हमने स्फेरिकली क्यों बनाई, क्योंकि हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल्स टू 2 मीटर यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमें रिजल्ट तो पता है वो होता है, लेकिन उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यही गॉस लॉ यहाँ पे लगाऊं E डॉट ds, तो वो कितना आ जाएगा, कितना चार्ज एनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना चार्ज एनक्लोज है, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर एक पॉइंट ऑफ द सरफेस में सेम है, हाँ सेम है। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ द सरफेस सेम दूरी पर है हमारे चार्ज से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉइंट चार्ज की वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आप सरफेस का कोई भी पॉइंट लो जिसको आप बोलते हो ds, उसका जो डायरेक्शन होती है, मतलब जो ds वेक्टर होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, E ds 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds का इस पूरे सरफेस में जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। देखो वही आनी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कूलम्स लॉ से जो आती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से भी आई। तो यहाँ पे हेल्प किसने करी, हेल्प गॉसियन सरफेस ने करी। हमने जानबूझ के एक ऐसी सरफेस बनाई जिसके अबाउट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सेम थी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सेम थी, ताकि बाय सिमेट्री ऑफ दैट गॉसियन सरफेस हम ये जो E डॉट ds है उसमें E को कांस्टेंट लिया है और वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, और फिर सिर्फ इंटीग्रेशन किसका हो, सरफेस एरिया का। उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। तो यहाँ पे गॉस लॉ यूजफुल है। गॉस लॉ वैलिड तो हर जगह है कि हाँ कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अबाउट कितनी उसके अबाउट क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना होगा, कितना चार्ज उसके अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसको यूजफुल बनाने के लिए आपको गॉसियन सरफेस को ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा अराउंड दी चार्ज कन्फिग्रेशन, सो दैट हर एक पॉइंट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, ताकि इस तरीके से वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाए। और गॉस लॉ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको चार्ज कन्फिग्रेशन दे रखी होगी और बोल रखा होगा इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, इस तरीके से कोई लाइन चार्ज है, मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज की थिकनेस बहुत मतलब 0 है एकदम, सिर्फ चार्जेस इसकी लेंथ में ही लाई कर रहे, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। तो हमको ये दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे होंगी, आउटवर्ड होंगी, और आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कोई r इक्वल्स टू a दूरी पर, तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगेन
वी विल अप्लाई गॉस लॉ। तो सबसे पहले गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, और क्लोज सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस। ऐसी सरफेस बनानी होगी जिसके अबाउट सिमेट्री आए, जिसके अबाउट सिमेट्री आए, और जिसके सरफेस का जो हर एक पॉइंट हो वो सेम दूरी पर हो चार्ज से, सच दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कैसी हो? कांस्टेंट हो उसके सरफेस पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये चार्जेस हैं तो यहाँ पे अगर मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊं किसके अबाउट? ए के अबाउट, आर इक्वल्स टू ए के अबाउट। ये पॉइंट है मान लो आपका पी, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट कौन सा है? पी। और आपने कैसी सरफेस बनाई? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। तो ध्यान से देखना, ये वाले पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। इस पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर को, इसका मतलब इसका डीएस वेक्टर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ई डॉट डीएस में, जो एंगल होता है वो जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ठीक है, और आप ये पूरा सरफेस लोगे तो ये वाला हिस्सा भी आएगा, तो इधर भी देखो वही सिनेरियो है, इधर भी वही सिनेरियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएंगी, इधर भी डीएस वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो इस पूरे कंबाइंड सरफेस में, ये जो पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पूरे सरफेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, और जो एरिया वेक्टर होगा वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस रहेगा। और अगर आप इस सरफेस की बात करो तो देखो, इधर तो एरिया वेक्टर बाहर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ई डॉट डीएस को अगर आप लिखोगे ई डीएस कॉस 90, तो वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो इधर और सेम इधर, यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा। सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस का, जो सिलेंड्रिकल वाली कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ उसी का ही फ्लक्स रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा गॉस लॉ है उसकी इंपॉर्टेंस आती है। सिंपल, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है, यूजफुलनेस है। तो यूजफुलनेस वहां पे आती है गॉस लॉ की, जहां पर आपका जो पॉइंट है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कैसा हो? सेम दूरी पर हो। आप अगर उस चार्ज के अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाओ तो वो पॉइंट और गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेम दूरी पर हो, सच दैट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आए? कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमने इतना पढ़ा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है Ex इक्वल्स टू 5Ax प्लस 2B। ये किसी रीजन में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, साफ दिख रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इसमें आपको A और B की वैल्यू दे रखी है 10 और 5। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसके अबाउट क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। डायग्राम यहां पे बना देते हैं। तो डायग्राम कैसा है? वो इस तरीके से है। ये आपके पास कोई क्यूब है, उसके अबाउट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। लेंथ दे रखी है आपको क्यूब की 10 सेंटीमीटर। तो पहला तो आपसे ये पूछा है कि इस 10 सेंटीमीटर के अबाउट, मतलब ये जो क्यूब है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका कितना फ्लक्स है। और जो दूसरी चीज पूछी है, दूसरी चीज क्या पूछी है यहाँ पे? चार्ज एनक्लोज्ड बाय
चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब। अब हमें तो दिख रहा है कि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पूछा क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड कितना है क्यूब के अंदर। वो इसलिए पूछा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स तो होगा, और अगर फ्लक्स है और एक क्लोज्ड सरफेस है तो फ्लक्स इक्वल्स टू किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, जितना चार्ज उसके अंदर होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसके पास चार्ज भी होगा अगर हम एप्सिलॉन नॉट को फ्लक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या पूछा है, चार्ज भी पूछा है। तो पहला टारगेट तो सिंपल सा हमारा यही है कि हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए कोई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। अगर आपको इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है तो इस क्यूब के पास कितनी सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है। अब ध्यान से देखना, अगर ये ऊपर वाली सरफेस को तुम देखो, ये ऊपर वाली सरफेस जिसको हमने मार्क किया है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल 90। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल फ्लक्स कितना होता है, वो होता है E डॉट ds, कोई भी ओपन सरफेस। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा। थीटा क्या होता है, E और ds के बीच का एंगल, और एंगल कितना है यहाँ पे 90। जब 90 एंगल होता है तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे भी फ्लक्स 0। सेम इसके अपोजिट सरफेस देखना, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस वाली सरफेस का भी फ्लक्स 0, इस वाली सरफेस का भी फ्लक्स 0। अब फिर से देखो, ये पीछे वाली सरफेस देखना, हाँ ये पीछे वाली सरफेस और ये फ्रंट वाली सरफेस। ये पीछे वाली सरफेस देखना, इस पीछे वाली सरफेस का भी ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जो पीछे वाली सरफेस है क्यूब की, जो बोर्ड की साइड में है, उसका फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। ये सामने वाली सरफेस देखना, इसका आउटवर्ड, इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस बाहर वाली सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो सरफेस कौन सी बची, अगर इसको मिटा दें और ढंग से इस डायग्राम को बनाए तो आपके पास सिर्फ 2 ही सरफेस बची है जिसके अबाउट फ्लक्स निकलेगा। सिर्फ 2 ही सरफेस बची है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, क्योंकि बाकी 4 सरफेसेस के अबाउट तो फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि एंगल कितना है, E और ds के बीच का 90 डिग्री। तो ये वाली सरफेस, ये लेंथ कितना था हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस को मान लो ये कौन सरफेस है, ये M सरफेस है, ये वाली N सरफेस है। तो अगर आप फ्लक्स थ्रू M सरफेस निकालो तो वो कितना आएगा, ओपन सरफेस है, E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 5a इंटू 0 प्लस 2b। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे आई कैप की डायरेक्शन है। डॉट इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन है, ये माइनस आई कैप। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई डॉट आई कितना होता है, 1। तो ये माइनस इंटीग्रेशन 2b ds, 2b को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या देगा, इस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, अगर लेंथ कितनी दे रखी है आपको, देखो ये सब कुछ ना SI यूनिट में, तो आपको लेंथ को भी किस में लिखना पड़ेगा, SI यूनिट में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.1 मीटर। तो ये इंटीग्रेशन इसका क्या देगा, 2b माइनस 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू b कितना है मेरे पास, b की वैल्यू है 5। ये कितना हो जाएगा, 0.01। 2 5s are 10 into 0.01 which is equals to -0.1. This is our flux. फ्लक्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फ्लक्स आया इस सरफेस से। वैसे इस सरफेस से भी फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स थ्रू एन सरफेस वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds।
ये आप एन सरफेस से निकाल रहे हो, तो एन सरफेस में तो देखो एक्स की वैल्यू आएगी कुछ, वो कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 0.1 मीटर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0.1 मीटर, तो 5 इंटू ए इंटू 0.1 प्लस 2b, डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप, डॉट, देखो एरिया वेक्टर इसका इसी डायरेक्शन में होगा, तो आई डॉट ds, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये बाहर पूरा बाहर आ जाएगा, तो 5, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1, तो प्लस 2, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो वो कितना हो जाएगा 2 5 10, ओके। और ये इंटीग्रेशन आएगा किसका, सिर्फ ds का, तो ये कितना हो जाएगा 15, ds का इंटीग्रेशन निकाला था कितना आया था 0.01 विच इज इक्वल्स टू 0.15 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमारा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स तो दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, दोनों को एडिशन करोगे तो कितना आएगा -0.1 प्लस 0.15, ऑलराइट। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 0.05 न्यूटन कूलम पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज, ये क्या आएगा हमारा नेट फ्लक्स, सो दिस इज अवर नेट फ्लक्स विच इज 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमें क्या निकालना है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना होगा, फ्लक्स तो एज इट इज रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना आया 0.05, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये कितनी वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 25, 5 8 40, 42, 5 8 40, 44, and point is here. So this is our flux. Sorry, this is our charge inside the cube, 0.044